हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। फंडामेंटल ऑफ सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर 2 के पार्ट 2 में आज हम वेरियस टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। ब्रॉडली इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: कैरेक्टर सेट, टोकन्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इन टर्म्स के आगे फर्दर और भी टाइप्स में इसको डिवाइडेड है। हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर सेट से। अब कैरेक्टर सेट होता क्या है? हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं। वो कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? वो कैरेक्टर कोई ना कोई अल्फाबेट हो सकता है, कोई ना कोई डिजिट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर वाइट स्पेसेस हो सकते हैं। ठीक है, इन सभी कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, अब अल्फाबेट की अगर बात करें तो अल्फाबेट किस टाइप्स के हो सकते हैं? अपर केस और लोअर केस दोनों में। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपर केस की, ठीक है, दैट मीन्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सो ऑन। ठीक है, अगर बात करें किसकी? लोअर केस की, तो दैट मीन्स स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड सो ऑन। डिजिट जो है वो क्या हो सकते हैं? 0 से 9 के बीच में कोई भी डिजिट हो सकता है। वो 2 डिजिट नंबर हो सकता है, 3 डिजिट नंबर हो सकता है। स्पेशल कैरेक्टर में मालूम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एट की, एम्परसेंड की, डॉलर, एस्टेरिक, ब्रेसेस, ठीक है, पैरेंथेसिस हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकता है, एक्सेट्रा। तो दैट मीन्स कैरेक्टर सेट का मीनिंग ये हुआ कि जो भी कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में यूज हो सकते हैं, जिसे हम अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, वाइट स्पेसेस बोलते हैं, उनको ऑल इन ऑल हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। ठीक है, जो हमारी सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है टोकन। अब देखिए टोकन का मीन्स होता है छोटी से छोटी यूनिट। ठीक है, यानी कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? टोकन। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो टोकन है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि वो इतनी छोटी इंडिविजुअल है जिसको हम फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं। जो टोकन है वो वेरियस टर्म्स के अंदर आगे डिवाइडेड है। जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कीवर्ड। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड वो वर्ड हैं जो पहले से ही डिफाइंड है और उनके मीनिंग भी पहले से ही डिफाइंड है कंपाइलर को कि इसका मीनिंग ये है। इसको आप दोबारा से रीडिफाइन नहीं कर सकते और ना ही इसके अंदर आप फर्दर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि जो भी कीवर्ड होगा वो हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? लोअर केस में। और सेकेंड थिंग ये है कि देयर आर ऑल ओवर 32 कीवर्ड्स। ठीक है, टोटल आपके 32 कीवर्ड जो हैं वो ऑलरेडी कंपाइलर को डिफाइंड है। आप इसके अंदर ना तो कोई फर्दर चेंजेस कर सकते हैं ना कोई उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन 32 कीवर्ड्स के अंदर जौन जौन सी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग। अब आप देख सकते हैं हर एक कीवर्ड जो है वो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स वो लोअर केस में है। इसके अंदर कौन कौन सी कीवर्ड्स आ सकते हैं? कैर, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इफ, एल्स, डू, व्हाइल, फॉर, स्विच, केस, ब्रेक, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, एक्सेट्रा। इस तरह से टोटल क्या है? 32 कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर्स को। ठीक है, अब ध्यान से समझिए आइडेंटिफायर क्या होते हैं। देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है आइडेंटिफायर्स क्या करते हैं? सी प्रोग्राम के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं वो एंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं? वो कोई ना कोई वेरिएबल हो सकता है, वो एरेज हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर का काम क्या है कि जितनी भी एंटिटीज हैं सी प्रोग्राम के अंदर जो भी हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, उनको एक नेम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये कुछ एंटिटीज हैं जो एक सी प्रोग्राम के अंदर यूज होती हैं, उनको नेम देना आइडेंटिफायर का काम है। अब दैट मीन्स आइडेंटिफायर जो है वो क्या है? यूजर डिफाइंड नेम है। यूजर डिफाइंड नेम्स है। जो यूजर है वो अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उनको एक रेलेवेंट नेम प्रोवाइड करता है आइडेंटिफायर्स को। ठीक है, और इसके अंदर हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि सी क्या है? एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर कोई आपने आइडेंटिफायर लिखा है जिसका नाम आपने दे दिया एरिया और आगे फर्दर आप उसको असेस कर रहे हैं AREA कैपिटल के साथ, तो ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं।
ठीक है। तो ये एरिया और ये जो एरिया है दोनों क्या है उसको अलग अलग समझेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जिस तरह से आप इनिशियली प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसी CU से असेस करेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। नंबर 1 रूल जो ये है वो ये कहता है, जो आइडेंटिफायर है उसके अंदर आप डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, आप अल्फाबेट का भी यूज कर सकते हैं और आप अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर मीन्स दिस, ठीक है। आप जब भी आपने आइडेंटिफायर को डिफाइन करना है आप डिजिट, अल्फाबेट या अंडरस्कोर इन तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि जो आपका आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट से ही होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कहीं पे आपने ऐसे लिख दिया 7 एरिया तो ये क्या है, ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो आपको हमेशा जो फर्स्ट कैरेक्टर है मस्ट बी एन अल्फाबेट। जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया _7। तो ये आपका क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है। इस तरह से आइडेंटिफायर आप तीनों में से कुछ भी यूज करके बना सकते हैं, लेकिन मेक श्योर जो आप उसका फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट ही होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर भी चलता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम क्या है, अल्फाबेट ही यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 जो इसका रूल ये कहता है कि जब भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करें, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है, तो जब भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट करें तो वो जो आइडेंटिफायर है वो कोई भी रिजर्व्ड वर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो भी आपने अभी रिजर्व्ड वर्ड पढ़े थे जैसे कि डू, वाइल, एनम और जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं उनमें से कोई भी रिजर्व्ड वर्ड एज एन आइडेंटिफायर को हम यूज नहीं कर सकते। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन द क्रिएशन ऑफ आइडेंटिफायर्स रिजर्व्ड वर्ड्स आर नॉट अलाउड। और थर्ड रूल ये कहता है कि ये केस सेंसिटिव है, तो दैट मीन्स अगर आपने कोई वर्ड्स इस टाइप में लिखा है लोअर केस में और आप उसको कंपेयर कर रहे हो अपर केस के साथ, तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंटली इंटरप्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो भी आपका आइडेंटिफायर है, ठीक है, वो मैक्सिमम 31 कैरेक्टर लॉन्ग हो सकता है। दैट मीन्स उसकी लेंथ जो है वो 31 कैरेक्टर तक जा सकती है। लेकिन जो एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि वो सिर्फ क्या हो, 8 कैरेक्टर तक की हो, बिकॉज जो आफ्टर 8 कैरेक्टर जो है वो कंपाइलर उन वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं जो भी आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं वो 8 कैरेक्टर तक का ही लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स हाउ टू क्रिएट एन आइडेंटिफायर, तो जो हमने समझे हैं। आइडेंटिफायर को समझा है, आइडेंटिफायर क्या करता है, जो भी एंटिटीज यूज होती हैं सी प्रोग्राम को क्रिएट करने में, वेरिएबल, एरे, फंक्शन एक्सेट्रा, उनको एक यूजर डिफाइंड नेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जब भी हमने आइडेंटिफायर क्रिएट करना है तो इन रूल्स को हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि उसके अंदर डिजिट, अल्फाबेट और अंडरस्कोर हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा एक अल्फाबेट ही होना चाहिए। रिजर्व्ड वर्ड इसमें अलाउ नहीं है। कोशिश करनी है कि जो भी कैरेक्टर, जो भी आइडेंटिफायर हम क्रिएट करें वो 8 कैरेक्टर तक का ही लॉन्ग होना चाहिए। तो ये था हमारा आइडेंटिफायर। तो नेक्स्ट टोकन है हमारे पास कांस्टेंट। अब देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू क्या हो, हमेशा फिक्स रहे, उसको हम चेंज ना कर पाए। एग्जाम्पल दो अगर मैं आपको, तो पाई की वैल्यू जैसे 3.14 है, ठीक है। तो पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के अंदर पाई की वैल्यू 3.14 ही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, कांस्टेंट को ब्रॉडली आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज न्यूमेरिक एंड सेकंड इज कैरेक्टर। न्यूमेरिक क्या है, जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर यूज किया जाए, दैट मीन्स इस कांस्टेंट को हम न्यूमेरिक कांस्टेंट बोलेंगे। आगे जो न्यूमेरिक है वो फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, इंटीजर और रियल। इसे हम डीपली समझते हैं। अब देखिए जो न्यूमेरिक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक मीन्स जिसके अंदर कोई ना कोई नंबर यूज हो। अब वो नंबर जो है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट क्या हो, वो क्या हो, इंटीजर, और सेकंड क्या हो, वो हो रियल नंबर। इंटीजर नंबर वो नंबर है जिसके अंदर हम डेसिमल पॉइंट का कभी यूज नहीं करते, उसे हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने नंबर ले लिया 0 to 9, 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम इंटीजर बोलते हैं। इसके अंदर वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और तुम्हें मालूम है ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होते हैं, तो वो भी जो नंबर्स हैं वो भी इंटीजर कांस्टेंट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें रियल की, रियल मीन्स ये होता है कि जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं, जो भी
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब ये है कि उसके अंदर डेसिमल भी हो सकता है और पावर एक्सपोनेंट में भी हो सकती है, ठीक है, या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 35.5, ये वैल्यू क्या है, डेसिमल में, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ रियल नंबर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 35 × 10⁻², ठीक है, इसके अंदर एक्सपोनेंट भी आ गया, तो दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर ही है ये। और एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर डेसिमल और एक्सपोनेंशियल पावर दोनों होंगी, जैसे कि 3.5 × 10⁻3। अब देखिए इसमें डेसिमल भी है और इसमें एक्सपोनेंशियल पावर भी है, तो इस तरह की वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिक कांस्टेंट जिसके अंदर हम सारा काम जो है वो डिजिट्स के साथ ही करते हैं। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टर को। अब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर मीन्स कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसको ब्रॉडली उन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, दैट मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर का यूज किया जाए। और इसको याद रखना है हमने कि जब भी हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट को डिफाइन करना है और स्पेशली सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट को, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल कोट्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कैरेक्टर कांस्टेंट लिया जिसका हमने नाम रख दिया आर, ठीक है, तो हम आर क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। अब ये जो है वो डिजिट भी हो सकता है, वो कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेक श्योर कि वो सिंगल कैरेक्टर ही हो, ठीक है। एक से ज्यादा कैरेक्टर हम इसके अंदर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं m, तो ये भी क्या हो गया, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। या फिर एक वैल्यू ले लेते हैं 7, तो वो भी क्या है, एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है। मोरओवर आप इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला डॉलर, डॉलर भी एक सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है, लेकिन हमें उसको कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वाया सिंगल कॉलन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे वैलिड सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के। अगर हम इनवैलिड की बात करें, अगर कोई वैल्यू अगर मैंने लिख दी सिर्फ डॉलर, तो वो क्या होगा, एक इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, गलत, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और इनवैलिड कैरेक्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं DEV, ठीक। फर्स्ट मिस्टेक ये करी कि दोनों को रिप्रेजेंट करते डबल कॉलन के साथ, मोरओवर DEV 3 कैरेक्टर्स ले लिए, तो ये भी क्या है, इनवैलिड। तो हमें इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी। तो ये जितने भी अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इनवैलिड कैरेक्टर सेट होते हैं। तो हमने जो भी सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट लेना है, मेक श्योर वो डिजिट अल्फाबेट या स्पेशल कैरेक्टर हो, लेकिन वो एक ही डिजिट का हो, ठीक है, एक ही कैरेक्टर का हो। मोरओवर वो एनक्लोज होना चाहिए सिंगल कोट्स के साथ, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब स्ट्रिंग का मीनिंग क्या है, मीन्स ये है कि जिसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल हमने नेम लिख दिया स्टेपिन IT, तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रिंग हो गई, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर पाए गए हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग को जब भी हमें क्रिएट करना है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी स्ट्रिंग है उसको हम हमेशा एनक्लोज करेंगे डबल कोट्स के साथ, और उसके अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने लिख दिया DEV, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए भी हम डिजिट भी ले सकते हैं, हम अल्फाबेट भी ले सकते हैं, और हम स्पेशल कैरेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज योर विश, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है उसे हमेशा हमें डबल कोट्स के साथ अंदर एनक्लोज करना है और एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, तो ये भी क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2 × 5, तो इट इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। लेकिन हमने अगर ऐसे लिख दिया कॉलेज, उसको एनक्लोज कर दिया सिंगल कोट्स के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपने स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट करना है उसको एनक्लोज करना है डबल कोट्स के साथ, ठीक है। वो अपर केस लोअर केस किसी में भी हो सकता है, वो डिजिट स्पेशल कैरेक्टर या अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, और हमें सिंगल कैरेक्टर कभी भी इसमें यूज नहीं करना। अगर कहीं पे अगर आपने ऐसे लिख दिया तो है तो ये क्या है, स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन आपने इसको एनक्लोज भी किसके साथ करा है, डबल कोट्स के साथ, लेकिन तब भी ये क्या है, इनवैलिड, बिकॉज ये सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते इसे
अगर आप इसे ऐसे लिखते तो भी ये इनवैलिड होता, बिकॉज आपने इसको स्टार्ट कहाँ से किया है, डॉलर के साथ। तो कभी भी जब भी आप स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट करें, कभी भी उसको आपने स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट नहीं करना। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट। आगे थर्ड कैरेक्टर कांस्टेंट है हमारे पास बैक स्लैश। अब बैक स्लैश से हमें क्लियर हो रहा है, बैक स्लैश के साथ ही वर्क करेगा। कि वेरियस एग्जांपल्स हैं, जैसे बैक स्लैश एन, इट इज फॉर न्यू लाइन। अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, नई लाइन पे जाना है, तो आप बैक स्लैश एन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बैक स्लैश टी लिखा, मीन्स आप हॉरिजॉन्टल टैब का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने लिखा बैक स्लैश वी, तो आप किसका यूज कर रहे हैं, वर्टिकल टैब का, ठीक है। अगर आपने डबल स्लैश का यूज करा है, ठीक है, इसका मतलब बैक स्लैश होता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे बैक स्लैश कांस्टेंट हैं कि हम कैरेक्टर्स कांस्टेंट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट कांस्टेंट जो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमने पहले ही पढ़ लिया। स्ट्रिंग्स मीन्स जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसे हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं, और उसको हम हमेशा इनक्लोज करते हैं डबल कोट्स के साथ। स्पेशल सिंबल्स वो भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि इस टाइप के जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं। ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, बिटवाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, तो ये सभी चीजें क्या आ जाती हैं ऑपरेटर्स के अंदर। तो ये था हमारे पास कंप्लीट टोकन्स जो किसी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं, ठीक है, और उनको कैसे कैसे यूज करते हैं और उनके रूल्स क्या है क्रिएशन के, वो हमने सब पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, वो है वेरिएबल। अब देखिए इसके नाम से क्लियर हो रहा है, वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, चेंज होती रहे, मीन्स वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो कीप ऑन चेंजिंग है, ठीक है। अब वेरिएबल को समझते हैं क्या होता है। वेरिएबल का बेसिकली काम ये है वैल्यू को स्टोर करना, और ये जो भी वैल्यू स्टोर करता है वो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन भी चेंज हो सकती है, ठीक है। अब ये वैल्यू को कैसे स्टोर करेगा, ठीक है। अब वैल्यू को ये कैसे स्टोर करेगा, इसकी एक सिंटेक्स है, डेटा टाइप वेरिएबल 1 इज इक्वल टू जो भी आप उसको वैल्यू इंडिकेट करें, तो ये इसका क्या है, सिंटेक्स है। इस वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू होगी, जैसे हमने यहाँ पे इसका नाम var1 दे दिया, यहाँ पे उसका नाम कुछ भी हो सकता है। इसके अंदर यहाँ पे जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका डेटा टाइप क्या है, मीन्स ये किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो भी डेटा स्टोर कर रहा है वो इंटीजर टाइप का है, वो कैरेक्टर टाइप का है, कि वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो किस टाइप का डेटा है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। तो वेरिएबल जो भी वैल्यू स्टोर करता है इस बात पे डिपेंड करता है कौन सा डेटा टाइप है। इसको डिक्लेयर करने का मेथड है डेटा टाइप स्पेस, यहाँ पे जो भी हम वैल्यू लिखेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जो भी उसको वैल्यू ग्रांट करना चाहते हैं विद सेमीकोलन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इन i इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, i क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, 0। वो किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि इंटीजर जो है वो 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेम टाइम पे आप एक से ज्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि फॉर द मीन वाइल आपको उनकी वैल्यूज नहीं पता कि उनके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन आपको ये पता है कि उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, तो आपको इस तरह से आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं val1, val2, val3 सेमीकोलन। इस तरह से आप 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रही हूँ और फर्स्ट वेरिएबल का नाम है a, सेकंड वेरिएबल का नाम है b और थर्ड वेरिएबल का नाम है c। फॉर द मीन वाइल मुझे नहीं पता इसके अंदर वैल्यू कौन सी होगी, लेकिन मुझे इतना डिफाइन है कि वो जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, एक बार जो आपने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया वेरिएबल का, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बेशक इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन आपने जो डेटा टाइप डिफाइन करा है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। चलिए अब हम इसके अंदर इसके कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि जब भी हमने एक वेरिएबल को डिफाइन करना है तो हमने किन किन रूल्स को ध्यान में रखना है। अब चलिए इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं कि जब भी हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो कौन कौन से हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रूल ये कहता है कि जब भी आप एक वेरिएबल को डिफाइन करें तो वो कोई भी अल्फ़ाबेट,
कोई भी डिजिट या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते जब आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड रूल ये है कि जब भी आप वेरिएबल को क्रिएट करें, जो भी फर्स्ट डिजिट हो, ठीक है, वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा जिसका नाम था एरिया। अब आप देख सकते हैं इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। दैट मीन्स ये एक वैलिड वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उसको ऐसे लिख दिया होता 7 एरिया, तो ये क्या हो जाता, एक इनवैलिड वेरिएबल हो जाता। तो आपको इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना। जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो फर्स्ट डिजिट है वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। ठीक है, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन वो कभी भी डिजिट नहीं हो सकता, जैसे कि 7, 8, 9, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, थर्ड रूल ये कहता है कि इसके अंदर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर इसमें अलाउड नहीं है। फोर्थ रूल ये कहता है कि इसके अंदर आप कोई भी रिजर्व्ड वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं वो भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। रिजर्व वर्ड जैसे कि इफ एल्स, जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़े हैं। ठीक है, फिफ्थ रूल हमारे पास ये कहता है कि ये अपर केस और लोअर केस दोनों में हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने इनिशियली एरिया डिफाइन करा है और बाद में आप उसको एरिया से असेस कर रहे हैं, तो ये दोनों को वो डिफरेंटली इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, मोरओवर इसकी जो लेंथ है वेरिएबल की, वो आपकी मर्जी से कुछ भी हो सकती है, लेकिन मेक श्योर वो 8 कैरेक्टर तक ही हो, क्योंकि उसके बाद के जो भी डिजिट हैं वो कंपाइलर के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप एक वेरिएबल को कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा एम्प्लॉय का नेम लेना था। ठीक है, तो आप उसको emp_name से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका डेटा टाइप जो है कैरेक्टर टाइप का, इसका डेटा टाइप मैंने ले लिया। आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, आगे सेमीकोलन। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्लोट टाइप का डेटा है, एम्प्लॉय की सैलरी, क्योंकि सैलरी जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में हो सकती है। आगे जो भी आप आगे वैल्यू प्रोवाइड करें, 45.9, जब भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना है तो आपने इन रूल्स का ध्यान रखना है, और यहाँ पे आप उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करेंगे कि ये जो वैल्यू स्टोर करेगा वो इस टाइप के डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास वेरिएबल्स। नेक्स्ट है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप को हम डीपली एनालाइज करते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियसली बताया कि किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है वो हमें डेटा टाइप बताता है। ब्रॉडली जो है 4 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, जिसे हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। फर्स्ट है हमारे पास प्राइमरी और फंडामेंटल और बेसिक डेटा टाइप। ठीक है, अब प्राइमरी या फंडामेंटल या बेसिक डाटा टाइप्स कौन से होते हैं उसको समझते हैं। जैसे कि कैर मीन्स होता है कैरेक्टर, इंट मीन्स होता है इंटीजर, फ्लोट मीन्स होता है कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट, और इनकी अपनी अपनी क्या रहती है, रेंज रहती है। जैसे कि अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो 1 बाइट जो है वो कंज्यूम करता है। ठीक है, और जो इंट है वो 2 बाइट कंज्यूम करता है, और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो क्या करता है, 4 बाइट्स को कंज्यूम करता है स्पेस। ठीक है, मोर ओवर इसकी अपनी अपनी रेंज रहती है कि जैसे कैरेक्टर जो है वो -128 से लेके 127 तक इसकी रेंज की वैल्यू है, और अगर इंटीजर की बात करें तो जो इसकी रेंज है वो है -32768 2 + 32767। अगर हम बात करें फ्लोटिंग पॉइंट की, अब हमें मालूम है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर डेसिमल पॉइंट भी आता है और एक्सपोनेंशियल पावर भी। तो ये जितनी वैल्यूज को कंज्यूम कर रहा है वो है 3.4 e-38 से लेकर 3.4 e+38 तक। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू स्टोर करते हैं। इसके अंदर ना एक और कंसेप्ट आता है, उसको हम ध्यान से समझेंगे, वो है साइंड वैल्यूज और अनसाइंड वैल्यूज। जब भी हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं वो साइंड हो सकते हैं या अनसाइंड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कहीं पे मैंने लिख दिया साइंड इंट, तो इसका मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
ठीक है। अब देखिए साइंड का मतलब क्या होता है, साइंड का मतलब ये है कि जिसके अंदर वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को पिक करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं साइंड वैल्यूज। और अनसाइंड वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट रहता है वो साइंड वैल्यूज रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटीजर की, मान लीजिए नंबर लाइन है 0 1 2 3, यहाँ पे क्या है -1 -2 -3, ये इंटीजर्स हैं। अब देखिए इंटीजर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो क्या हो जाएगा, वो साइंड वैल्यूज लेगा। तो दैट मीन जैसे हमने यहाँ पे लिखा साइंड इंट, मतलब जो इंटीजर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पिक कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करें, तो तब हम क्या यूज करते हैं, अनसाइंड वैल्यू यूज करते हैं। जैसे कि मैं इंटीजर ही लेना चाहती हूँ लेकिन उसके मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही कंसीडर करना चाहती हूँ, तो उसके अंदर हम लिख सकते हैं अनसाइंड इंट, ठीक है। अब ये क्या है, जो साइंड और अनसाइंड इंट है इनकी अपनी अपनी रेंजेस रहती हैं कि वो कितनी वैल्यू तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कितने बाइट वो ऑक्यूपाई करेंगे या फिर उनकी रेंज क्या रहेगी। अब अनसाइंड मीन्स जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करें, और साइंड मीन्स जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसीडर करें। अगर मैं बात करूं अनसाइंड कैर की, ठीक है, मतलब कि कैरेक्टर लेना है हमने और वो क्या है, अनसाइंड है। अनसाइंड मीन्स उसके अंदर हमने सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो ये जो कंज्यूम करता है ये 1 बाइट कंज्यूम करता है, ठीक है, और जो इसकी रेंज रहती है वो 0 से लेके 255 तक रहती है। उसी तरह अगर मैं कंसीडर करूं अनसाइंड इंट, मीन्स इसके अंदर भी मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, तो ये कितनी बाइट्स को कंज्यूम करता है, ये 2 बाइट्स को कंज्यूम करता है, और उसकी जो रेंज रहेगी वो रहेगी 0 से लेके 65535। इस तरह से आप साइंड और अनसाइंड वैल्यू जो है वो डिफाइन कर सकते हैं अपने डेटा टाइप के अंदर। सेकंड जो डेटा टाइप है, मतलब जो सेकंड पार्ट है डेटा टाइप का, वो है डेराइव्ड डेटा टाइप, ठीक है, जो कि डेराइव किए जाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आ सकती हैं, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनकी जो डेटा टाइप है वो किस में आएंगी, डेराइव डेटा टाइप के अंदर। थर्ड इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड मतलब जो यूजर खुद से डेटा टाइप क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे कि टाइप डेफ, टाइप डेफिनेशन या फिर एनुमरेटेड, ठीक है। इसको हम आगे डीपली पढ़ेंगे अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो बेसिक डेटा टाइप है हम उन्हीं के साथ ही काम करते हैं, जो कि है कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है। इनकी अपनी रेंजेस हैं जितनी वैल्यू स्टोर करते हैं। ये साइंड और अनसाइंड दोनों हो सकते हैं, और साइंड अनसाइंड क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया। जो ये बाकी डेटा टाइप्स हैं जैसे कि डिराइव डेटा टाइप्स या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ये कम यूज होते हैं एज कम्पेयर टू बेसिक डेटा टाइप्स। तो ये था हमारे पास कंप्लीट टर्मिनोलॉजीज जो कि हमारी सी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होने वाली हैं। इसके कंप्लीट नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप चेक कर सकते हैं। ये है इसके कंप्लीट नोट्स जो बिल्कुल डिटेलिंग के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीखेंगे और एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, or you can mail us at the ID given in the description box. Thanks for watching.